सुंदर कहानियाँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। यह कहानी शिवपुर नाम के गांव में रहने वाले दो परिवारों की है। हरिया एक किसान था और उसका इकलौता बेटा सूरज पढ़ने में बहुत ही तेज था। सूरज की माँ का देहांत बचपन में ही हो गया था। वहीं दूसरी तरफ जागीरदार महेंद्र सिंह रहते थे, जिनका पूरे गांव में रुतबा था। उनकी पत्नी संगीता एक हाउसवाइफ थी और उनकी इकलौती बेटी चंदा भी सूरज के साथ पढ़ती थी। चंदा और सूरज एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। जाहिर सी बात है, किसान का काफी कर्ज जागीरदारों के लिए होता है। उनमें से हरिया भी एक था, पर उसने अपने बेटे सूरज को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस बीच हरिया ने माँ और बाबा दोनों का प्यार सूरज को दिया। सूरज अपने बाबा से बहुत प्यार करता था और सारे कर्ज उतारना चाहता था। उतना ही प्यार वो चंदा से भी करता था। उसका और चंदा और उनके परिवारों का कोई मेल नहीं है, इसलिए वह चंदा को बार बार समझाता था। देखो चंदा, हम ठहरे गरीब किसान और तुम एक बहुत बड़े जमींदार की बेटी हो। हमारी शादी को तुम्हारे घर वाले कभी नहीं मानेंगे, इसलिए तुम भी हमेशा के लिए मुझे भूल जाओ। सूरज, मैंने तुमसे ही सच्चा प्यार किया है और मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकती। इस तरह की बेकार बातें करना तुम बंद कर दो। सूरज ने कई बार चंदा को समझाया भी कि वह उसे भूल जाए, पर चंदा ने हमेशा इनकार किया और आगे की जिंदगी साथ रहने तक का वादा किया। सूरज ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी की तैयारी करने लगा और उसके पहले प्रयास में ही उसे इनकम टैक्स ऑफिस में नौकरी मिल गई और वह नौकरी करने शहर चला गया। सूरज को जब भी सैलरी मिलती, वह अपने पापा को भेज देता था और कहता था, पापा मैंने पैसे भेज दिए हैं, आप उस पैसे को महेंद्र जी को देकर अपना कर्ज खत्म कर लीजिए। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, ये कर्ज भी अच्छी चीज नहीं है, मैं अभी जाकर उनको दे आता हूँ। उसके बाद हरिया पैसे लेकर महेंद्र जी के पास जाता और उनका कर्ज उतारता था। धीरे धीरे सारा कर्ज उतर गया, जिससे कि हरिया और सूरज बहुत खुश थे। एक दिन की बात है, सूरज ने अपने पिताजी को फोन किया और कहा, पिताजी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं जागीरदार महेंद्र सिंह की बेटी चंदा से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। प्लीज पापा, आप उनके घर जाइए और हमारे रिश्ते की बात कीजिए। अरे बेटा, तुम क्या कह रहे हो? उनका और हमारा कोई मेल नहीं है। हम ठहरे छोटे किसान और वो बहुत बड़े जमींदार हैं और हमारी जाति भी अलग अलग है बेटा, इसलिए वो शादी के लिए नहीं मानेंगे। प्लीज पापा, बात तो कीजिए। अब मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ, वो जरूर मान जाएंगे। बेटा ठीक है, तुम कहते हो तो मैं जरूर जाऊंगा। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। उसके बाद हरिया खुशी खुशी महेंद्र के घर जाने के लिए तैयार हो गया। अब हरिया में एक विश्वास सा आ गया था और सोचने लगा, मेरा बेटा सरकारी ऑफिसर है और सूरज और चंदा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। महेंद्र सिंह जमींदार तो हैं, लेकिन एक बेटी का बाप भी तो है और बेटी की खुशी के लिए इस रिश्ते को जरूर हाँ कहेंगे। यह सोचते सोचते हरिया महेंद्र के घर पहुंचा। हरिया को देखते ही महेंद्र सिंह ने अपने सोफे पर प्यार से बिठाया और बोले, हरिया कैसे इधर आना हुआ? मैंने सुना है तुम्हारा बेटा सरकारी बाबू बन गया है और फिर से तुम्हें खेती के लिए पैसा उधार चाहिए क्या? साहब मैं पैसे के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपसे एक बहुत ही स्पेशल चीज मांगने आया हूँ। आप मना मत कीजिएगा। क्या मांगने आए हो? बताओ तो सही। मैं अपने बेटे सूरज के लिए आपकी बेटी चंदा का हाथ मांगने आया हूँ, अब मना मत कीजिएगा। इतना सुनते ही महेंद्र आग बबूला हो गया और बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बातें करने की? अपनी औकात देखा है भिखमंगा कहीं का? जिंदगी भर मेरे से पैसे मांग मांग कर खेती किया, अब मेरी बेटी का हाथ मांगने आ गया? मुकेश, रमेश जल्दी इधर आओ। तभी वहाँ पर महेंद्र के दो आदमी आ जाते हैं, मुकेश और रमेश। और रमेश कहता है, जी मालिक कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? इस नाली के कीड़े को इतना मारो कि आज के बाद दोबारा अपना औकात न भूले और इसे घर से बाहर उठाकर फेंक दो। इसके बाद मुकेश और रमेश हरिया को बहुत मारते हैं और फिर दोनों उसे उठाकर घर से बाहर फेंक देते हैं। जब ये बात चंदा को पता लगी तो वह बहुत रोई और उसके बाद उसने सूरज को फोन किया और सारी बात बता दी और बोली, अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है कि हम घर से भागकर कोर्ट मैरिज कर लें, क्योंकि अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। तुम बिल्कुल सही कहती हो,
कल सुबह ही मैं गांव आता हूँ और पिताजी का इलाज भी करवा दूंगा और फिर हम दोनों भागकर शहर चले जाएंगे और वहीं पे कोर्ट मैरिज कर लेंगे। तुम बिल्कुल सही कहते हो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगले दिन सूरज भी घर आ गया और अपने पिताजी का इलाज करवाया और फिर 2 दिन बाद रात में सूरज और चंदा दोनों गांव छोड़कर शहर चले गए और वहां जाकर कोर्ट मैरिज कर ली। और उसके बाद सूरज ने अपने पिताजी को फोन किया और सारी बात बताई। उसके पिताजी बोले, अरे ये क्या कर लिया बेटा तूने जमींदार से दुश्मनी मोल ली है। अब तुम दोनों ने शादी कर ही लिया है तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन भूल कर भी बेटा तुम दोनों इस गांव में मत आना जब तक मैं ना कहूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर पता चल गया तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस तरह हरिया ने पहले तो उसे डांट लगाई थी क्योंकि उसने गांव के जमींदार से पंगा जो ले लिया था। उसे डर था कि उसके बेटे के साथ कुछ गलत नहीं हो जाए। फिर अब बेटे ने शादी कर ली तो उसके आगे झुकना भी पड़ा। दूसरे दिन गांव में चंदा के भाग जाने की खबर आग की तरह फैल गई थी। महेंद्र अपने नौकरों से कहते हैं, कहीं से भी उस चंदा को ढूंढ के लाओ, उसने मेरी नाक कटवा दी है और पता करो किसके साथ भागी है। अगर पता चल जाए कि किसके साथ भागी तो उसके पूरे खानदान को जिंदा जला दो। जाओ जल्दी ढूंढ कर लाओ। जी मालिक, अभी जाते हैं। महेंद्र के दोनों नौकर पूरे गांव में चंदा को ढूंढते हैं और हरिया के घर भी ढूंढते हैं, लेकिन चंदा कहीं नहीं मिलती। तो रमेश हरिया से कहता है, अगर चंदा के बारे में कुछ भी पता चलता है, अगर तुमने नहीं बताया तो तुम्हें और तुम्हारे बेटे को जिंदा जला देंगे। ठीक है साहब, जैसे ही पता चलेगा मैं जरूर बताऊंगा। उसके बाद महेंद्र के दोनों नौकर वहां से चले जाते हैं। तो हरिया ने चुपके से अपने बेटे सूरज के पास फोन करता है और कहता है, बेटा चंदा को ढूंढते हुए महेंद्र सिंह के आदमी आए थे, तुम संभल कर रहना, किसी को फोन भी मत करना और भूल कर भी इधर मत आना। ठीक है पापा जी। अब चंदा और सूरज को गांव आना ठीक नहीं लगा। महेंद्र ने सब जगह अपने साथियों को भेजा उनको ढूंढने के लिए, लेकिन किस शहर में है ये पता नहीं चल पाया। और हरिया ने भी अनजान होने की कोशिश की ताकि उसके बच्चे जहाँ भी रहे सुरक्षित रहें। धीरे धीरे 5 साल निकल गए। सूरज के घर एक बेटा और एक बेटी ने जन्म ले लिया था, पर हरिया चाहकर भी अपने नाते नाती को नहीं देख सकता था क्योंकि गांव से बाहर न जाने की हिदायत मिली हुई थी। अब महेंद्र ने भी ढूंढने की कोशिश बंद कर दी थी, पर अब भी उसके मन में दोनों के प्रति जहर भरा हुआ था। एक दिन महेंद्र किसी काम से शहर गया। महेंद्र ने अपनी बेटी चंदा की एक झलक देखी। उसने उसका पीछा किया और उसके घर तक पहुंच गया। चंदा डर गई थी। महेंद्र ने रोते हुए कहा, बेटा तुम हमारी इकलौती बेटी हो, तुम्हारे बिना हम कैसे जी रहे हैं हम ही जानते हैं। प्लीज बेटी घर आ जाओ और दामाद जी को भी लेकर आना, मेरे नाती नातिन को भी लेकर आना। हमारी आंखें तुम्हें देखने के लिए तरस गई थी। तुम्हारी माँ भी देखेगी तो बहुत खुशी होगी। और मैं समझ चुका हूँ कि प्यार जाति धर्म से ऊपर है। मैं सारे पुराने बातों को भूलकर एक नए रिश्ते से जुड़ना चाहता हूँ। प्लीज बेटा। पापा अब मत रोइए, हम जरूर आएंगे। उसके बाद चंदा ने अपने पापा को खाना खिलाया और फिर महेंद्र सिंह खाना खाकर वहाँ से चले गए। शाम को जब सूरज घर आया तो चंदा खुशी खुशी बोली, अजी सुनते हैं, आज मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आज पापा घर आए हुए थे और उन्होंने घर आने के लिए इनवाइट किया है और वह कह रहे थे कि मैं सारी पुरानी बातों को भुला गया हूँ और मैं अपने दामाद और नाती नातिन को देखना चाहता हूँ। देखो चंदा, इसमें मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जरूर कोई ना कोई नई चाल है। हम घर नहीं जाएंगे। प्लीज मान जाइए ना, घर चलते हैं। बहुत दिन हो गए मम्मी को देखे हुए और आप भी तो अपने घर नहीं गए अब तक। इस बहाने ससुर जी अपने पोता पोती से भी मिल लेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। चंदा बहुत खुश थी कि उसके पिताजी उसे अपनाना चाहते हैं। पहले तो सूरज ने मना कर दिया कि उसको महेंद्र पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, पर चंदा के पिता होने के कारण वो उसका दिल भी नहीं तोड़ना चाहता था और उसको भी उसके पिता हरिया और गांव की याद आ रही थी। उसने सोचा कि एक बार जाकर आते हैं ताकि वो भी अपने पिता से मिल ले और बच्चों को भी अपने दादा से मिलवाए। वो चारों शहर से गांव की ओर निकल गए। जैसे ही वो गांव पहुंचे, वो सबसे पहले हरिया के पास गए। हरिया अपने परिवार को पाकर बहुत खुश हुआ, पर उसको कहाँ पता था कि ये पल भर की खुशियां हैं। चंदा और सूरज दोनों महेंद्र के घर जाते हैं। वहाँ
चंदा की माँ बहुत खुश होती है दोनों को देखकर। वो दोनों को उसी समय अपनाने को तैयार थी, पर महेंद्र के गुस्से और जिद के आगे उसकी एक नहीं चलती थी। उसने चंदा और सूरज के लिए खाना बनवाया। पहली बारी बेटी अपने पति और बच्चों के साथ घर आई थी, इसलिए उसने बहुत पकवान बनवाए। वह भी बहुत खुश थी अपने बच्चों के घर लौट आने पर। लेकिन महेंद्र के दिमाग में तो अभी भी झूठी प्रतिष्ठा और शान चल रही थी। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, इसी बेटी की वजह से मेरे शान में कमी आई है। गांव में मैं सर उठा के नहीं चल सकता हूँ। इस लड़की की वजह से मेरी नाक कट गई है। गांव में मेरी बदनामी हो गई है। आज मेरे ऊपर सारे लोग थूकते हैं। इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। फिर महेंद्र ने खाने में जहर मिला दिया और वही खाना सूरज और चंदा को खाने को दिया। खाना खाते ही सूरज और चंदा खून की उल्टियां करने लगे और उनकी मौत हो गई। यह देखकर महेंद्र सिंह हंसते हुए बोले, अब मेरा बदला पूरा हुआ है। मेरी इज्जत उछालने चले थे। मेरे लिए इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तुम दोनों क्या सोचते थे कि मैं तुम दोनों को अपना लूंगा और तुम्हें बेटी और दामाद का दर्जा दूंगा? ये कभी नहीं हो सकता था। आज मेरा बदला पूरा हो गया। महेंद्र सिंह ने रात में बड़ी ही सफाई से दोनों को अपने साथियों की मदद से पेड़ से लटका दिया ताकि लोगों को लगे दोनों ने आत्महत्या की है। लेकिन ये सब चंदा की माँ ने देख लिया था, तो वह सोचने लगी, अगर मैं आज चुप रहूंगी तो मेरी बेटी के साथ तो अन्याय होगा ही साथ दोनों अनाथ हो चुके हैं बच्चों के साथ भी वो अन्याय करेगी। अगले दिन सुबह संगीता जी ने फोन करके पुलिस को सारी सच्चाई बता दी कि ये आत्महत्या नहीं, सोची समझी हत्या और साजिश थी। सारे सबूत महेंद्र के गुनहगार होने का सबूत दे रहे थे। कोर्ट ने महेंद्र को उम्र कैद की सजा सुनाई और चंदा और सूरज के बच्चों की देखभाल चंदा की माँ और हरिया कर रहे हैं। दोनों ने अपने बच्चों को खोया था, पर अब वो इन बच्चों की परवरिश में कोई कसर नहीं रखना चाहते थे। जाति, ऊंच नीच या धर्म अपने बच्चों की खुशियों से बढ़कर तो नहीं, जिसके चलते हम अपने बच्चों की उनकी खुशियाँ छीन लेते हैं और ढंग से इंसान भी नहीं बन पाते। जिन बच्चों के होने पर हम खुशियाँ मनाते हैं, उन्हीं का मातम इस जात और धर्म के नाम पर मना लेते हैं। झूठे अहम और वहम, शान और प्रतिष्ठा के नाम पर, और फिर कोई नया हादसा जन्म लेता है और इसमें कोई अपना तबाह हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन दबा ले और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।